इस अध्याय में हम पढ़ेंगे लोकमत, भाषण की स्वतंत्रता तथा प्रेस की भूमिका। जनमत का अर्थ एवं परिभाषा। जनमत या लोकमत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। सार्वजनिक हित के प्रश्न पर आम जनता की राय अर्थात मत को जनमत कहते हैं। शाब्दिक दृष्टि से उनका अर्थ जनता की मत से है, परंतु बृहद रूप से उनका समाज में बृहद हितों से संबद्ध होना आवश्यक है। लोकमत की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मैरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि जब अनेक व्यक्तियों के मन परस्पर क्रिया करते हैं तो उससे एक सामाजिक तत्व का निर्माण होता है, वह लोकमत का है। किम्बल यंग कहते हैं कि जनसाधारण समय विशेष पर जो राय रखते हैं वही जनमत है। लावेल कहते हैं कि सार्वजनिक या जनमत होने के लिए किसी भी मत को वर्गीय या सांप्रदायिक नहीं वरन राष्ट्रीय होना चाहिए। और लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि जनमत मनुष्य के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो उन सार्वजनिक हितों से संबद्ध विषयों के बारे में रुचि रखते हैं। बेनी प्रसाद कहते हैं कि उस मत को हम सच्चा जनमत मान सकते हैं जिसके बारे में सारे समाज का हित करना है। लोकतंत्र में लोकमत का महत्व। लोकतांत्रिक प्रणालियों में जनमत का अत्यंत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जनता की इच्छा ईश्वर की इच्छा है। प्रजातांत्रिक शासन जनमत का ही शासन है और कोई भी सरकार का आधार जनमत ही है। ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार इच्छा है, न कि शक्ति। इसी संबंध में ह्यूम का कथन है कि सरकारें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अपनी शक्ति के लिए जनमत पर ही निर्भर रहती है। जनमत प्रजातंत्र की प्रहरी है। आशीर्वादम के शब्दों में यदि जनमत को सार्थक होना है तो उसे सुविज्ञ, सुस्पष्ट और सुव्यवस्थित होना चाहिए। संक्षेप में कह सकते हैं कि सजग और प्रबुद्ध जनमत प्रजातंत्र का पहला अनिवार्य तत्व है। प्रजातांत्रिक शासन में नहीं बल्कि अधिनायक तंत्र में भी जनमत की उपेक्षा सरल से नहीं की जा सकती, इसलिए वे जनमत निर्माण साधनों पर कठोर प्रतिबंध लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जनमत का अपना अलग महत्व है। कोई भी सरकार विश्व जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती। नेपोलियन ने कहा था कि मैं हजारों संगीनों की अपेक्षा 3 समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ। जनमत निर्माण व अभिव्यक्ति के साधन। जनमत निर्माण की प्रमुख इकाइयाँ हैं प्रेस, चलचित्र, टीवी और रेडियो, राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका, शैक्षिक संस्थाएं, सार्वजनिक सभाएं और निर्वाचन आदि। लिपमैन ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। सामान्यतया टीवी एवं रेडियो के जनमत निर्माण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम माना जाता है। जनमत अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन हैं निर्वाचनों द्वारा आवेदन पत्र और स्मृति पत्रों द्वारा वैधानिक आंदोलन तथा सत्याग्रह आदि। किसी भी देश में प्रबुद्ध जनमत के निर्माण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार, जनता को तथ्यों की पूर्ण जानकारी हो, निष्पक्ष स्वतंत्र समाचार पत्र हो, निर्धनता तथा सांप्रदायिकता का अंत हो, देश में स्वस्थ राजनीतिक दलों की उपस्थिति हो, नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, देश में शांति और सुव्यवस्था का वातावरण हो, नागरिकों में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय एकता की भावना हो। भाषण की स्वतंत्रता और प्रेस की भूमिका। भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ है बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात सार्वजनिक महत्व के मामले पर अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करने का अधिकार। भाषण यानी वाणी की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनावश्यक तथ्य है, इसलिए लगभग सभी प्रजातांत्रिक संविधान अपने नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संविधान का अधिकार प्रपत्र 1791 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि कांग्रेस बोर्ड ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसके द्वारा भाषण की स्वतंत्रता का समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में कोई कसौटी हो। स्वीडन में 1809, हॉलैंड में 1814, बेल्जियम में 1831, स्विट्जरलैंड में 1874 ऐसे तमाम देशों में ये नियम बने हैं। कनाडा आदि संविधान में भी अपने नागरिकों को यह अधिकार दिया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की मानव अधिकारों की विश्वजनीन घोषणा 1948 के अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने, उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान 1950 की प्रस्तावना के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था की उपासना और स्वतंत्रता को संविधान का प्रधान लक्ष्य घोषित किया है और मूल अधिकारों की सूची में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अन्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। भाषण भी एक तरह की अभिव्यक्ति है। मोरिस ग्रीसबर्ग ने अपनी कृति ऑन
ऑन जस्टिस इन सोसाइटी के अंतर्गत यह स्पष्ट किया कि कभी कभी विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर किया जाता है, परंतु यदि विचार को अभिव्यक्ति का अवसर न मिले तो उसका दम घुट जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने नैतिक आधार पर भाषण के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया है। वाल्टर बेजहॉट ने कहा कि चर्चा की स्वतंत्रता को विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता सारी सामाजिक प्रगति की कुंजी है। भाषण के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम या पूर्ण निरपेक्ष नहीं हो सकती। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1919 के 2 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के उद्दीपन के संदर्भ में इस पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। जनसाधारण के लिए यथेष्ट शिक्षा की व्यवसाय हो ताकि उसमें शक्ति का विकास हो। दूसरा, जन समर्थन के साधन सार्वजनिक अधिकार में हो। इन दोनों बातें पूर्ण होने पर ही विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता न रहकर सकारात्मक स्वतंत्रता में परिणत हो जाएगी। प्रेस की भूमिका अगला पॉइंट है। किसी राष्ट्र में स्वस्थ और प्रबुद्ध जनमत के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रेस की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सत्ता की बुराइयों तथा अधिकारियों को भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना, जिससे वे जनता के प्रति अपने दायित्व को समझ सके। प्रेस की भूमिका को स्पष्ट करते हुए लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि जनमत को व्यक्ति करने वाले अंगों में सर्वप्रथम मानता हूँ। पूरे राष्ट्र की चेतना तथा सहज बुद्धि उन बुराइयों को कम करती है जो संविधान की क्रिया प्रणाली में प्रवेश कर गई और कालांतर में उन्हें समाप्त भी कर सकती है। सार्वभौमिक प्रचार की प्रतिभा जिसे कहा जाता है उसके परिणामों से असहमति हो सकती है, किंतु उसके अच्छे परिणाम तुलनात्मक दृष्टि से कहीं अधिक बड़े और बड़ी संख्या में हैं। राजनीति के शरीर में कोई गंभीर बुराई या पीड़ा छिपी नहीं रह सकती। जब तक प्रकट कर दी जाती है तो आधी बुराई नष्ट हो जाती है, और जब तक राष्ट्र को मत स्वस्थ है उसकी मुख्य नीतियां गलत नहीं हो सकती। संक्षेप में, प्रेस प्रबुद्ध लोकमत विभाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो एक प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के सफलतापूर्वक संचालन के लिए अनिवार्य है। प्रजातांत्रिक देशों में प्रेस की शासन की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रेस भाषण की स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने में सहायक सिद्ध होता है, किंतु प्रेस की अनुत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार कभी कभी प्रजातंत्र की सफलता में बाधा उत्पन्न करता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि प्रेस के लिए आचार संहिता विकसित की जाए जिससे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न कर सके। अब इसके बाद ये यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद राजनीतिक दल और दबाव समूह का वर्णन है आगे। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक शासन के संचालन में उसकी सफलता के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार कोई बड़ा और स्वतंत्र देश अपने अस्तित्व के बिना नहीं रह सकता, और किसी ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि कोई प्रतिनिधि सरकार उसके बिना कैसे कार्य कर सकती है। राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषाएं। राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे संगठन है जिसके सदस्य अपने देश या समाज के व्यापक हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दल की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एडमंड बर्ग कहते हैं कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हो और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हो। ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल उन संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपना सामूहिक शक्ति लगा दे। मैकाइवर कहते हैं कि एक राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित किया गया है और उस नीति को यह संवैधानिक साधनों से सरकार के निर्णय या निश्चित रूप में परिणत करने का प्रयत्न करता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा संगठित समूह है जो एक ही प्रकार के राजनीतिक विचारों को मानते हैं और एक ही राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लिकॉक का कहना है कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उसके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक समान होते हैं और वे एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। गवर्नर कहते हैं कि राजनीतिक दल किसी राष्ट्र के उस संगठन समूह को कहते हैं जो किसी राजनीतिक उद्देश्य या आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शांतिमय और वैध साधनों के
वैध साधनों से किसी देश के निर्वाचक मंडल के बहुमत को अपने पक्ष में करके राज्य की शक्ति अपने हाथ में लेना चाहते हैं। गेटिल कहते हैं कि राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से संगठित नागरिकों का समूह है जो इस इकाई की भांति कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार का नियंत्रण रखना है और अपनी सामान्य नीतियों को प्रतिपादन करना है। हेराल्ड लासवेल कहते हैं कि अनेक प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दल की परिभाषा ऐसे संगठन के रूप में करना पर्याप्त है जो अपने नाम के अंतर्गत चुनाव में प्रत्याशियों तथा मुद्दों को प्रस्तुत करने के संदर्भ में विशेषता रखता है। जॉन ब्लांडेल कहते हैं कि राजनीतिक दल समूहीकरण परंतु विशेष प्रकार के समूहीकरण होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्य सामान्य होते हैं और तथा सदस्यता खुली होती है। दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा अत्यधिक राजनीतिक कृत होते हैं। वे स्वयं को मुद्दे की सीमित संख्या तक सीमित नहीं रखते। वे सभी राष्ट्रीय निर्णयों में रुचि रखते हैं, अतः वे क्षणिक प्रभाव तक सीमित नहीं रहते बल्कि उन्हें समग्र प्रभाव की चिंता रहती है। मुनरो कहते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ है सार्वजनिक प्रश्नों पर समान रूप से सोचने वाले लोगों का समूह। यह राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं की अपेक्षा उनके आदर्श को अधिक अभिव्यक्त करता है। डिज़रायली कहते हैं कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करने के लिए एकीकृत व्यक्तियों के समूह का रूप में की है। कॉन्स्टेंट कहते हैं कि दल समान राजनीतिक सिद्धांत में आस्था रखने वाले व्यक्तियों का समूह है। जीन वॉशमैन कहते हैं कि राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से हितबद्ध समूहों के लक्ष्यों को लागू करने के लिए राजनीतिक संस्थाएं बन गए हैं। फ्रीटी कहते हैं कि राजनीतिक दल औपचारिक रूप से सुसंगठित समूह है जो जनता को शिक्षित करने के लिए कार्य करता है और जो जनता व शासकीय निर्णय निर्माता के बीच जोड़ने वाले व्यापक संबंधों का प्रावधान करता है। राजनीतिक दल की परिभाषा के 3 तत्व अनिवार्य हैं। पहला यह कि यह उन व्यक्तियों का संगठन है जो न्यूनाधिक रूप में सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमत हो। दूसरा यह कि ऐसा संगठन है जिसका लक्ष्य सत्ता के हेतु संघर्ष में भाग लेना है। तीसरा यह कि ऐसा निकाय है जिसके सदस्य संवैधानिक साधनों से अपने नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने में सामूहिक प्रयास करते हैं। कार्टिस कहते हैं कि अनिवार्य रूप से दल ऐसे लोगों के समूह का सूचक है जिसके कुछ सामान्य राजनीतिक विश्वास होते हैं, जो दल के प्रत्याशियों की सहायता करने को तैयार होते हैं, चुनाव में विजय के लिए साथ साथ काम करते तथा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते और उसे बयान रखते हैं। लेनिन द्वारा प्रस्तुत मार्क्सवादी दृष्टिकोण इंग्लैंड तथा अमेरिका के लेखकों के दृष्टिकोण से मौलिक रूप से भिन्न है। यहाँ राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग का हरावल दस्ता माना जाता है। लेनिन ने कहा है कि साम्यवादी दल का निर्माण सर्वोत्तम अधिकतम वर्ग चेतना युक्त अधिकतम निस्वार्थ एवं दूरदृष्टि रखने वाले श्रमिकों के चयन द्वारा किया जाता है। साम्यवादी दल राजनीतिक संगठन का उत्प्रेरक हैं जिसकी सहायता से श्रमिक वर्ग का अत्यधिक प्रगतिशील भाग संपूर्ण सर्वहारा तथा अर्ध सर्वहारा को सही दिशा में चलने में निर्देशन का काम करते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या क्या हैं? राजनीतिक दल ऐच्छिक संस्था होती है। दूसरा, राजनीतिक दल उन लोगों द्वारा संगठित किए जाते हैं जिनके विचारों में आधारभूत साम्यता हो। तीसरा, ये शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं। इनका इलाज राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल के लिए संगठित होना अनिवार्य है। ये कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों का समर्थन करते हैं। इनके पास स्पष्ट कार्यक्रम होते हैं। ये दलीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देते हैं। ये बहुमत के निर्णय को महत्व देते हैं। दलीय प्रणाली के प्रकार साधारणतः 3 प्रकार के दलीय प्रणाली हो सकती है। एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली रूस, चीन आदि साम्यवादी देशों में, द्विदलीय प्रणाली ब्रिटेन और अमेरिका में और बहुदलीय प्रणाली भारत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड आदि देशों में। एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक प्रणाली व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथ में हो। इसमें कई रुख देखने को मिलते हैं। सर्वाधिकारी एक दलीय प्रणाली का सामान्यतः अधिनायकवादी राज्यों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत केवल एक ही राजनीतिक दल को काम करने की अनुमति रहती है। वही शासन की सारी नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है। किसी भी दल के अस्तित्व में आने नहीं दिया जाता है। विरोध और कठोरता से दबा दिया जाता है। परंतु इस प्रणाली के कुछ लक्षण इसे अधिनायक तंत्र से पृथक करते हैं।
पहला, इस प्रणाली में लिखित संविधान होता है, चाहे उसकी व्याख्या करने का अधिकार सत्तारूढ़ दल के हाथ में हो। दूसरा, इसमें सत्ता का उत्तराधिकार कुछ नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं, खैर कानूनी ढंग से नहीं। तीसरा, इसमें कुछ हद तक आलोचना का अधिकार भी सदस्यों को प्राप्त होता है, परंतु शासन की सार्वजनिक आलोचना संभव नहीं है। सर्वाधिकारवादी दलीय प्रणाली की विशेषताएं, इसमें नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह की गतिविधियां पर सत्तारूढ़ दल का कठोर नियंत्रण होता है। दूसरा, इसमें अधिकृत विचारधारा को सबसे ऊपर रखते हैं और राजनीतिक पदों का वितरण सत्तारूढ़ दल के माध्यम से होता है। उसमें सदस्यों को लौह अनुशासन का पालन करना होता है। एक दलीय प्रणाली में चुनाव प्रणाली मजाक होती है, केवल विश्वस्त सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। पाँचवां, प्रचार प्रसार के सभी साधन दल के नियंत्रण में होते हैं। छठा, विधानमंडल रबर के मुहर की कार्य करती है और दल द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्ताव का अनुमोदन कर देता है। एक दलीय प्रणाली को अप्रजातांत्रिक माना जाता है क्योंकि इसमें वैकल्पिक सरकार या शासन की कोई संभावना नहीं होती। यह अधिनायकवादी शासन को बढ़ावा देती है जो विश्व शक्ति के लिए खतरा है। कई देशों जैसे तंजानिया में एक दलीय प्रणाली के अंतर्गत अनेक उम्मीदवार की प्रतियोगिता को अनुमति दी जाती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां एक से अधिक राजनीतिक दल विद्यमान होते हुए भी राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि एक ही दल निरंतर प्रमुख बना रहता है। उदाहरणार्थ भारत में केंद्र सरकार में कई दशकों तक 1977 तक एक ही दल इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्तारूढ़ रहा, जबकि राज्य स्तर पर अन्य दल की सरकारें थीं। दूसरा है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली का अर्थ है कि देश में दो बड़े दल होते हैं, जिसमें से एक सरकार बनाता है, दूसरा विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। ब्रिटेन और अमेरिका इस प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ अन्य राजनीतिक दल होंगे ही नहीं, किंतु उनका प्रभाव इतना क्षीण होगा कि वे देश के राजनीतिक जीवन में मुश्किल से भूमिका निभा सकते हैं। संसदीय प्रणाली द्विदलीय प्रणाली के लिए सर्वोत्तम होती है क्योंकि जब तक सत्तारूढ़ होता है तो दूसरा व्यवस्थित विपक्ष के रूप में कार्य करता है। द्विदलीय प्रणाली के गुण, जनता के इच्छानुसार सरकार का निर्माण होता है क्योंकि जनता जिस दल को बहुमत प्रदान करती है वही दल सरकार बनाता है। दूसरा, द्विदलीय प्रणाली में सरकार अधिक अस्थायी बनती है। तीसरा, इस प्रणाली में उत्तरदायित्व का निर्धारण अधिक सरलता से हो जाता है। चौथा, इसमें सत्तारूढ़ दल निरंकुश नहीं हो पाता क्योंकि विरोधी दल उस पर निरंतर निगरानी रखते हुए उत्तरदायित्व व्यवहार करता है। पांचवा है, द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत सरकार में परिवर्तन आसानी से लाया जा सकता है। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है क्योंकि विपक्ष विभिन्न समस्याओं को जनता के समक्ष रखता है। संक्षेप में द्विदलवाद एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा लोग चुनाव के समय प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार के चयन कर सके। यह शासन को अपनी नीति को कानून का रूप देने का समर्थ बनाती है। यह उसकी असफलता के परिणामों की सुविदित तथा समझने योग्य बनाती है। यह विकल्प के रूप में नए शासन के तत्काल निर्माण को संभव बनाती है। इसलिए बारकर ने कहा कि पक्षों को कई गुना बना दो और तुम ऐसे जाल में फंस जाओगे कि मस्तिष्क को परेशान कर देगा। द्विदलीय प्रणाली के दोष, पहला, यह मंत्रिमंडल के तानाशाही का रास्ता खोल देती है। इसमें मतदाता की चयन की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है क्योंकि उसे दो दलों के उम्मीदवारों का ही चयन करना होता है। तीसरा, इसमें संसद की स्थिति कमजोर हो जाती है। यह प्रणाली राजनीतिक दलों के नेतृत्व पूजा की प्रवृत्ति को जन्म देती है। पांचवा, राष्ट्र का केवल दो राजनीतिक दल में विभाजन सुझाव देना मूर्खतापूर्ण है कि राष्ट्र में केवल दो चिंतन धाराएं हो सकती हैं। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि एक दलीय प्रणाली व्यवस्था अधिनायकवादी है जबकि द्विदलीय प्रजातांत्रिक है। और अगला और अंतिम है बहुलवादी शासन प्रणाली। जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल पाई ऐसी स्थिति में हो कि चुनाव में उसमें से किसी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए, वहाँ बहुदलीय प्रणाली विद्यमान होती है। ऐसी स्थिति में अनेक दल मिलकर मिलीजुली सरकार बनाते हैं। फ्रांस, हॉलैंड, इटली, भारत, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इसी प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। फ्रांस, हॉलैंड, इटली, भारत, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इसी तरह की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली के गुण, निर्वाचकों के समक्ष प्रत्याशियों के चयन की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। देश की संसद में सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। एक दलीय निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। चौथा, राष्ट्र दो गुटों में बंटने से बच जाता है। बहुदलीय प्रणाली के दोष, इस प्रणाली में सरकारें प्रायः अस्थिर होती है
बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में स्वस्थ व सुदृढ़ विरोधी दल का अभाव पाया जाता है। तीसरा है, अनेक राजनीतिक दलों के अस्तित्व में राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसमें स्वस्थ जनमत का निर्माण कठिन हो जाता है। पांचवा और अंतिम है, मंत्रिमंडल की असफलता के लिए किसी एक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यद्यपि तीनों प्रणालियों में गुण दोष विद्यमान हैं, फिर भी विद्वानों ने द्विदलीय प्रणाली का पक्ष लिया है। प्रोफेसर फाइनर के अनुसार दो दल राष्ट्रीय सुख और कर्तव्य के लिए अनेक दलों की तुलना में अच्छे होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का संचालन संभव करते हैं। राजनीतिक दल जनता को महत्वपूर्ण समस्याओं से परिचित कराते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये जनता और सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। ये सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सरकार के समक्ष विचारार्थ मुद्दे प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दल के माध्यम से लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये सरकार पर निरंकुश रखते हैं तथा उसमें समन्वय स्थापित करते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका। जहाँ तक लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका का संबंध है, संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा संसदीय शासन प्रणाली में इसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। संसदीय शासन प्रणाली में दल अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। पहला, लोकमत का निर्माण करते हैं। दूसरा, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। तीसरा, निर्वाचन संबंधी कार्य करते हैं। चौथा, वे सत्तारूढ़ दल द्वारा विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। पांचवा, दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। छठा, वे सामाजिक शिक्षा संस्कृति आदि के क्षेत्र में कार्य करते हैं। सातवां, वे किसी देश में क्रांति को रोकते हैं। अध्यक्ष शासन प्रणाली में कार्यकारी और विधानमंडल के चुनाव तो दलीय आधार पर होते हैं, परंतु यह विधानमंडल में कोई प्रश्नोत्तर नहीं होता। न सरकार की आलोचना के लिए कोई संगठित विपक्ष होता है। कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के समर्थन पर आश्रित नहीं होती है। अतः वहाँ राजनीतिक दल न भी हो तो भी शासन का कार्य चलाने में कोई अड़चन नहीं आएगी, परंतु आधारभूत प्रश्नों पर लोकमत तैयार करने में भी कोई राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दलीय प्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा। यह तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक दलों का होना मानव प्रकृति के अनुकूल है। W.B. मुनरो ने एक सुंदर टीका की है, स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा शासन प्रजातांत्रिक शासन का दूसरा नाम है। दूसरा है, वर्तमान प्रजातांत्रिक के युग में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है, जिसकी आशंकाओं व आशाएं अपनी दलीय व्यवस्था पर निर्भर है। वही राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। राजनीतिक दल लोगों को विरोधी समुदाय में विभक्त करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वह वातावरण को दूषित करते हैं जिससे सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ता है। लावेल के अनुसार दल के अस्तित्व वास्तविक कारण है। दल के अस्तित्व का वास्तविक कारण है जनमत को केंद्रित करना तथा राजनीतिक निर्णय के लिए मुद्दों का निर्माण करना। मैकाइवर के अनुसार दल उस यंत्र अथवा अभिकरण की भांति कार्य करता है जिसके द्वारा जनमत को सार्वजनिक नीति के रूप दिया जाता है। राजनीतिक संचरण तथा भर्ती के माध्यम से दल देश में लोगों को एकताबद्ध करते हैं और उनके सामने मुद्दे तथा मामले को नहीं रखते। वे स्थानीय तथा क्षेत्रीय को राष्ट्रीय चरित्र भी प्रदान करते हैं। फाइनर के अनुसार संपूर्ण राष्ट्र को सहयोगी संबंधों में इकट्ठा करते हैं, व्यक्तिगत नागरिकों में संपूर्ण राष्ट्र की भावना का संचार करते हैं, जो अन्यथा इतिहास, प्रदेश तथा भावी संदर्भ में बहुत दूर की बात है। अगला है, दलीय प्रणाली राष्ट्रीय हितों के स्थान पर वर्गीय हितों को प्रोत्साहन देते हैं। दल निरंकुशवाद, जिसे सीजरवाद या बोनापार्टवाद के उपनाम से जाना जाता है, प्रकृति पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। जब एक दल शासन का गठन करता है अथवा कुछ दल सत्ता धारण करने हेतु संयुक्त सरकार का गठन करते हैं, तब अन्य दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लावेल ने पुष्टि की है कि दल लोगों को इस योग्य बनाते हैं कि वे शासन को नियंत्रण में रखते हैं। मान्यता प्राप्त विपक्ष की निरंतर उपस्थिति निरंकुशवाद की अवरोधक होती है। जनमत की संभव सीमाओं के उचित रूप के अंतर्गत कार्यक्रम से युक्त विरोधी दल की विद्यमानता न केवल किसी निरंकुश शासन बल्कि व्यवहारिक राजनीति बहुमत के अत्याचार के विरुद्ध भी प्रबल रक्षक होती है।
राजनीतिक दलों की भूमिका के बिना शासन का संसदीय रूप नहीं चल सकता। यदि देश में दलीय व्यवस्था न हो तो इस प्रकार के शासन का संचालन नहीं हो सकता। ब्राइस का कहना है कि यदि दल पर आधारित मतदान न होता तथा प्रत्येक व्यक्ति संभव अपने परिपक्व व गलत विचारों के अनुसार मतदान करता है तथा इंग्लैंड जैसी संसदीय शासन न चल पाता। राजनीतिक दलों को राजनीतिक शिक्षण, राजनीतिक जागरूकता व राजनीतिक समाजीकरण प्रदान करते हैं। ब्राइस कहते हैं कि दल किसी राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार जीवित रखते हैं जैसे उछलती तरंगें समुद्र की सकरी खाड़ियों को जल की ताजगी प्रदान करते हैं। अतः थोड़े से लोग अपने व्यापारिक हितों के दायरे से बाहर निकलकर गंभीरतापूर्वक तथा निरंतर इस विषय पर सोचते हैं कि यदि जल रूपी प्रकाश पुंज न हो तो जनमत अस्पष्ट तथा प्रभावहीन हो सकता है। दल देश के धूर्त नेताओं द्वारा उत्पन्न की जाने वाली राजनीतिक उथल पुथल से बचाते हैं। वे मुद्दों तथा प्रतिमुद्दों को पहचानते हैं तथा उसके उपरांत लोगों को उससे संबंधित गुणों व दोषों को परिचित कराते हैं। लावेल कहते हैं कि शब्दों में यदि राजनीतिक दल सदा जनमत कुछ मात्रा में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं तो वे जोश के आकस्मिक तरंगों से उत्पन्न होने वाली इससे कहीं बड़ी विकृति को रोकते हैं। दलीय संगठनों में राजनीतिक अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने की प्रवृत्ति होती है। वे अनिवार्य रूप में रूढ़िवादी होते हैं। वे नए प्रयोगों से विमुख होते हैं, परंतु दलीय व्यवस्था के अवगुण भी हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। दलीय व्यवस्था के उदय तथा विकास किसी अस्वाभाविक राजनीतिक परिवेश की तरह है। विभिन्न राजनीतिक दल लोगों के बीच बनावटी समझौता प्रस्तुत करते हैं जो समान विचार रखने का ढोंग रचते हैं। इसी प्रकार अपने विरोधियों से कृत्रिम आधारों पर असहमति बनी होती है। लिकॉक का कहना है कि इस प्रकार प्रत्येक पक्ष जानबूझकर अविश्वसनीयता की स्थिति में रहता है जिससे व्यक्तिगत निर्णय दलीय सांचे के अंतर्गत कठोर रूप में जम जाता है। इसके परिणाम स्वरूप समूहबाजी तथा गुटबाजी का विकास होता है जिसमें दुर्भाग्य व टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापक गण गलत नहीं थे जब उन्होंने राजनीतिक दल को गुट अथवा भीड़ का हिंसा का उपकरण माना था। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि दलीय व्यवस्था राज्य को गलत ईर्ष्याओं तथा झूठी चेतावनियों से उत्तेजित करती है, एक दल के विरुद्ध दूसरे के द्वेष को प्रज्वलित करती है, समय समय पर दंगों व विद्रोह को भड़काती है। दलीय व्यवस्था को एक दूसरे के साथ कभी सहमत न होने वाले वर्गों में विभाजित कर देती है जो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। इनमें देश के राजनीतिक जीवन को मशीन जैसे अथवा कृत्रिम बनाने की प्रकृति निहित है। विपक्षी दल अथवा जैसा कि कभी कभी उसे बाहरी तत्व कहा जाता है, सदा सत्ताधारी दल अथवा अंदर वाले तत्व के लिए शत्रु जैसा हो जाता है। दलीय प्रणाली राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा वर्गीय हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। फलस्वरूप बहुत से स्थितियों में वर्गीय हितों की वेदी पर सामान्य हित की बलि चढ़ा दी जाती है। यह सदस्य की दृष्टि को संकुचित बनाती है क्योंकि उन्हें समग्र रूप में राज्य के लाभों को नहीं बल्कि अपने दल के लाभों की अधिक चिंता रहती है। अतः मेरियट ने कहा कि यदि दलीय निष्ठा को चरम सीमा तक ले जाया जाए तो यह सफलतापूर्वक राष्ट्र भक्ति के आग्रहों को धुंधला कर सकती है। मत पाने के धंधे पर ध्यान केंद्रीकरण नेताओं तथा दल के प्रबंधक को देश के सर्वोच्च हित की उपेक्षा करने अथवा उसे स्थगित करने को प्रेरित कर सकता है। दलीय व्यवस्था मानव की व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। दल के स्वामी जो निर्णय करते हैं अन्यों के लिए उसका पालन अनुकरण अनिवार्य होता है और सहमति प्रकट करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता। अधिकांश मामलों में व्यक्तिगत विवेक दलीय अनुशासन से दबा रहता है। दलीय व्यवस्था राष्ट्रीय शासन के स्तर को लेकर नगरीय तथा ग्रामीण प्रशासन तथा अनावश्यक राजनीतिकरण का फैलाव करती है। अतः योग्यता व ईमानदारी रखने वाले व्यक्तियों के बजाय राजनीतिक लोग सभी स्तरों पर छा जाते हैं। खोखलेपन तथा निष्ठाहीनता की प्रवृत्तियों निरंतर बढ़ने लगती है। साथ ही साथ पक्षपात तथा भाई भतीजेवाद के दोष भी विकसित होते हैं। इसके कारण वर्गीय हितों तथा राजनीतिक जीवन का पतन हो जाता है, आइवर ब्राउन कहते हैं। अगला है, इसमें संदेह नहीं कि दलीय व्यवस्था में कुछ गंभीर कमियां हैं, परंतु प्रश्न यह है कि इसका संभव समाधान क्या है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि राजनीतिक दलों की भूमिका के बिना प्रजातंत्र का संचालन होना चाहिए।
दल विहीन प्रजातंत्र का विचार सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापकों ने प्रस्तुत किया, परंतु उस देश में नहीं चल सका। 2 वर्ष बाद समूह विकसित हो गए जिन्होंने अंततः राजनीतिक दलों का रूप ग्रहण ही कर लिया। भारत में इस विचार की कल्पना महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद उन्होंने सलाह दी कि राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करके इसे समाज सेवा संघ में परिवर्तित कर दिया जाए। उनके निधन के उपरांत उनके आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे अनुयायियों ने दल विहीन प्रजातंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। एम.एन. रॉय ने मानव की व्यक्तित्व को कुचलने के कारण दलीय व्यवस्था की निंदा की तथा जनता के वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की भूमिका के रूप में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूत्रपात करने का सुझाव दिया। परंतु आलोचक बड़ी सरलता से यह कह सकता है कि दल विहीन प्रजातंत्र का संपूर्ण विचार कपोल कल्पना है। दल ही ऐसी प्रमुख संस्थाओं हैं जिसके माध्यम से शासकों के उत्तरदायित्व को लागू किया जाता है। यदि दल इस कार्य को करने में असमर्थ है तो अन्य संस्थाएं इसके प्रयोजन उसी तरह करते हैं, उसी प्रकार असफल होगी। वास्तव में दलीय व्यवस्था के सबल तथा साथ में निर्बल पक्ष हैं तथा यदि आरोपों के आधार पर कोई निर्णय दिया जाता है तो व्यवस्था को न दोषी ठहराएगा न निर्दोषी, बल्कि यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। सभी दुर्बलताओं के बावजूद राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। अतः हम राजनीतिक दलों के सफल संचालन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या अनावश्यक रूप से विशाल नहीं होनी चाहिए। नया दल बनाने पर उसे कुछ समय तक परिवीक्षाधीन रखा जाए। प्रत्येक राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक व संवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले दलों को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दलों के कोष का समय समय पर अंकेक्षण होना चाहिए। सैनिक भाव तथा किसी भी रूप में निजी सैनिक या अर्ध सैनिक संवर्ग रखने वाले दलों को वर्जित कर देना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता विरोधी, प्रजातांत्रिक विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी दलों को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। दलीय प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दल का संगठन प्रजातांत्रिक नीति के आधार पर होना चाहिए। सबसे बढ़कर देश के लोगों को जागरूक रखना चाहिए। आशीर्वादम के अनुसार उन्हें यह जानना चाहिए कि विशिष्ट तथा निर्विवाद सत्य निष्ठा वाले नेता ही दल के प्राण होते हैं। यही होता है राजनीतिक दल की समाप्ति। अब है दबाव समूह। दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग हैं। ये अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की देन है, परंतु आज प्रजातांत्रिक देशों की राजनीति में दबाव समूह का इतना महत्व है कि S.E. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी। मैकिन ने इन्हें दिखाई देने वाली सरकार तथा सेलिन इसे अनौपचारिक सरकार कहते हैं। विभिन्न विचारक इसके लिए अलग अलग नामों का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुलवादी लेखक केवल समूह कहना पसंद करते हैं, जबकि आमंड कोविज हिचनर, गेरल्डी हेवोल्ड जैसे विचारक इसे हित समूह कहना पसंद करते हैं। वहीं हैदी, अक्सरीन, V.O. के जूनियर, पिनाक और स्मिथ इसके लिए दबाव समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह की सशक्तता को देखते हुए शुम्पीटर ने इन्हें वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम साम्राज्य कहा है। एलन बॉल ने प्रभावक गुट तथा एलन पोर्टर ने संगठित समूह का प्रयोग किया है। इसकी अर्थ और परिभाषाएं। सरल अर्थों में समूह का आशय व्यक्तियों के संगठन से है, परंतु समूह सिद्धांत के संदर्भ में इसके विभिन्न अर्थ हैं। आर्थर बेंटले के अनुसार, जिसे इस सिद्धांत का निर्माता माना जाता है, समूह का अर्थ है समाज के लोगों का एक भाग जिन्हें लोगों के अन्य समूहों से कटे हुए भौतिक पिंडों के रूप में नहीं बल्कि गतिविधि के एक पिंड के रूप में माना जाता है। जो इसमें भाग लेता है उन्हें उसी प्रकार की अन्य समूह संबंधी गतिविधियों में भागीदारी से वंचित नहीं करता। ट्रूमैन का कहना है कि समूह उन लोगों की संकलन है जो एक अथवा अधिक संभावी अभिवृत्तियों के आधार पर समाज के अन्य समूहों पर व्यवहार के रूपों की स्थापना, सुरक्षा अथवा वृद्धि के कुछ दोष प्रस्तुत करता है, जो संभागी अभिवृत्तियों के हित का निर्माण करती है। दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़े ऐसे शक्ति संगठन है जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक नीतियों की प्रभावित करने की चेष्टा करता है। इसकी परिभाषाएं निम्न है। माइनर वीनर कहते हैं कि हित या दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूह से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसके प्रशासन और निर्णय को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
ओर्डिगार्ड कहते हैं कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं, जो घटनाओं के क्रम या विशेष रूप से सार्वजनिक नीति का निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा व वृद्धि कर सकें। एच जेगलर कहते हैं कि दबाव समूह ऐसे संगठित समूह हैं जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णय को प्रभावित करने की इच्छा रखते हैं। संक्षेप में, दबाव गुट सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित और सरकारी समूह हैं। दबावकारी समूह की विशेषताएं: सीमित उद्देश्य, दूसरा है समिति और परस्पर व्यापी सदस्यता, औपचारिक अनौपचारिक रूप में संगठित, संवैधानिक और अवैधानिक साधनों का प्रयोग, राजनीतिक और प्रशासन में परोक्ष भूमिका, अनिश्चित कार्यक्रम, सर्वव्यापी प्रकृति। प्रोफेसर यंग ने निम्न विशेषताएं बताई: समूह के लोगों के संकलन मात्र रूप में नहीं बल्कि गतिविधि के पिंड के रूप में तथा साथ ही गतिहीन रूप में के बजाय शैलीबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। समूह उन सामूहिक अंतःक्रियाओं के बीच में रहता है तथा कार्य करता है जो अपेक्षाकृत बार बार होती है। यह दिशात्मक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त रूप से शैलीबद्ध होती है। समूह का अपना हित है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। समूह के हित को इसकी नीति मुख्य दिशात्मक व प्रक्रियाओं का योग माना जाता है। वास्तविक समूह को एक वर्गयुक्त समूह के संयोगवश संकलन से भिन्न मानना चाहिए तथा तीव्रता की विभिन्न मात्राओं में अनेक समूहों की समस्याओं से जुड़े रहते हैं। किसी समय पर समाज की दशा का निर्माण समूहों के दबाव संतुलन से होता है। समूहों के अनेक घटकों जैसे सदस्यों की संख्या, संगठन की तीव्रता उनके रूप के कारण बदलती रहती है। समूह की हर गतिविधि को राजनीतिक नहीं माना जा सकता। यह उस स्थिति में राजनीतिक होती है जब कोई समूह शासन के अभिकरणों के माध्यम से अथवा उन पर अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। शासन का यह कार्य है कि वह विभिन्न प्रतियोगियों समूह के बीच संघर्ष का सामना करने के लिए विनियमित समायोजन प्रक्रिया की स्थापना करे। समग्र रूप में राजनीति का समूह सिद्धांत की इस धारणा पर आधारित है कि समाज उन समूहों का अकेला संसार है जो मिलते हैं, टूटते हैं, संघ बनाते हैं तथा निरंतर परिवर्तनों के बहाव में मिश्रित सत्ता व संघों के जगत का गठन करते हैं तथा समाज उन्हीं समूहों के बीच दबाव व प्रतिरोध के कारण चलता रहता है। अगला है राजनीतिक दल तथा दबाव समूह में अंतर। दबाव समूह का आकार तथा उद्देश्य दोनों की दृष्टि राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित तथा छोटे होते हैं। एक ही व्यक्ति एक समय में कई दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, किंतु वह एक समय में एक से अधिक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है। राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली सदैव निश्चित सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों पर आधारित होती है, जबकि दबाव समूह के लिए मात्र उनके हित की महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक दल के संगठन में वर्ग, व्यवसाय आदि का कोई प्रश्न नहीं होता, जबकि दबाव समूह का गठन प्रायः क्षेत्रीय आधार पर या वर्ग विशेष के हितों के आधार पर किया जाता है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, परंतु दबाव समूह सत्ता में स्वयं आने का प्रयास नहीं करती, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति को इस प्रकार प्रभावित करना होता है कि उनके विशिष्ट हितों की पूर्ति हो सके। राजनीतिक दल सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करते हैं। राजनीतिक दल अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक तथा असंवैधानिक दोनों तरीकों को अपनाते हैं। दबाव समूह के प्रकार प्रायः दुनिया भर के देशों में 4 प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं: ट्रेड यूनियन, व्यवसायी संगठन, कर्मचारी संघ आदि विशेष हितों वाले दबाव समूह, पहला। दूसरा, आरएसएस, शिवसेना और आनंद मार्ग जैसे संगठित समूह। तीसरा, जाति तथा क्षेत्रवाद के आधार पर जाति समूह, भारत में अनुसूचित जाति संघ। चौथा, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित समूह, गांधीयन क्लब, गांधीयन डिबेटिंग सोसाइटी आदि। दबाव समूह का वर्गीकरण। पोटर ने दबाव समूह को 2 भागों में बांटा है, सेक्शनल और कॉज। सेक्शनल, जब कोई दबाव समूह लंबे समय तक कार्य करने के लिए प्रयास संगठित होता है तो उसे चिरकालीन या सेक्शनल दबाव समूह कहते हैं। कॉज कहते हैं कि यदि कोई दबाव समूह थोड़े समय में अपने हित की रक्षा के लिए संगठित होता है तो उसे कौन समूह कहते हैं। ब्लांडेल ने दबाव समूह का वर्गीकरण उसके निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। उसके अनुसार प्रमुख रूप से 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं। उन दोनों प्रकारों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है: दबाव समूह, सांप्रदायिक दबाव समूह और संघात्मक दबाव समूह। सांप्रदायिक दबाव समूह रूढ़िगत और संस्थात्मक
और संघात्मक या संसरात्मक दबाव समूह का संरक्षात्मक या उत्थानात्मक। आमंड ने दबाव समूह को 4 भागों में बांटा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्ज़ाम में आता है, यहाँ तक यूजीसी नेट में भी यह आता है कि आमंड ने जो 4 दबाव समूह को 4 भाग में बांटे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है संस्थात्मक, दूसरा है समुदायात्मक, असमुदायात्मक और चमत्कारी। अब इसको फिर से देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल, संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल, सामुदायिक एसोसिएशनल और सामुदायिक नॉन एसोसिएशनल, और चमत्कारिक का नाम है एनोमिक। बस 4 हैं, पहले संस्था, फिर समुदाय, फिर असमुदाय, फिर चमत्कारी। अब आते हैं, देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल दबाव समूह या संस्थात्मक दबाव समूह, यह आमंड द्वारा आविष्कृत एक नया वर्ग है। इसमें राज्य के विभागों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही तथा न्यायपालिका को दबाव समूह की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, सामुदायिक या संसर्गात्मक दबाव समूह, यह औपचारिक ढंग से संगठित होते हैं। इसमें व्यापारी, मजदूरों, किसानों, व्यवसायियों के संगठनों का उल्लेख किया जाता है, जैसे ट्रेड यूनियन, विद्यार्थी संघ, व्यावसायिक संघ, शिक्षक संघ, कृषक संघ इसी में आते हैं। तीसरा है असामुदायिक या संघेतर संघ, नॉन एसोसिएशनल। ये अनौपचारिक ढंग से संगठित तथा जातीय, वर्गीय और धार्मिक आधारों पर बनाए जाते हैं। विशेषकर ये समूह विश्व के पिछड़े राज्यों में देखे जाते हैं। चौथा है चमत्कारी दबाव समूह। इस वर्ग में वे सभी संगठन सम्मिलित किया जा सकता है जिनके व्यवहार के विषय में पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। ऐसे संगठन प्रायः संयोगवश आचरण करते हैं तथा हिंसात्मक और आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहते हैं। भीड़ प्रदर्शन, जुलूस, दंगों, धरना, हड़ताल, उग्रवादी संगठन, छात्र व युवा संगठन इसके उदाहरण हैं। रॉबर्ट सी बोन का वर्गीकरण। बोन ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से दबाव समूह का वर्गीकरण किया है। परिस्थितिजन्य दबाव समूह और दूसरा अभिवृत्तिजन्य दबाव समूह। दबाव समूह की कार्यप्रणाली। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दबाव समूह विभिन्न युक्तियों और तरीकों को अपनाते हैं। पहला अनुनय, दूसरा सौदेबाजी, तीसरा सीधी कार्रवाई और चौथा लॉबी, जिनका सामान्य अर्थ विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानून का निर्माण करवाना। पाँचवां, प्रचार प्रसार के साधनों में प्रेस, रेडियो, टीवी और सार्वजनिक संबंधों में विशेषज्ञों की सेवाओं की उपयोग अपने हित की पूर्ति के लिए करते हैं। छठवां है नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित कराते हैं। सातवां है गोष्ठियों के आयोजन द्वारा अपने मत में प्रभावित करते हैं। आठवां, अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य साधनों का भी प्रयोग करते हैं। नौवां है दबाव समूह न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर अपने पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयास करते हैं। 10वां है दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद कर देते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हो। दबाव समूह की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। ये अप्रजातांत्रिक है, संकीर्णता के प्रतीक हैं, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं, भ्रष्टाचार की बढ़ावा देते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक हैं आदि। दबाव समूह के कार्य, भूमिका एवं उपयोगिता। दबाव समूह के कार्यों की विवेचना, उसकी उपयोगिता तथा महत्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अभिव्यक्ति प्रदान करने का साधन है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूह सरकार की निरंकुशता को सीमित करते हैं। दबाव समूह समाज और शासन में संतुलन स्थापित करते हैं। व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार साधनों के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक का कार्य करते हैं। दबाव समूह विभिन्न निर्माण में विधेयकों की सहायता करते हैं। इनकी परामर्श और सहायता इनकी उपयोगिता होती है। आज इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाने लगा है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। दबाव समूह की भूमिका तथा कार्य की मूल्यांकन करते समय इनके पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि हितबद्ध समूहों ने अध्ययन की बहुत व्यापक धारा की ओर संकेत किया है तथा ऐसा करके उसने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत बना दिया है। इसके अतिरिक्त असंख्य दबावकारी समूह राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था का संचालन में को सफल बनाते हैं। दोनों के बीच दो तरफा यातायात प्रतिबंध व संतुलन की कार्यविधि को संचालित रखता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था यदि राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकती तो राजनीतिक दल के दबाव समूहों की सहायता के बिना भी नहीं चल सकती। परंतु इस प्रकार राजनीतिक दल के आलोचक अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दबाव समूह सदा वर्गीय और स्थानीय हितों के बोझ
बोझ से दबे रहते हैं। अधिकांश मामलों में निजी भूमिकाओं और स्वार्थपूर्ण विचारों के कारण सामान्य इच्छा के विचार को तिलांजलि दे दी जाती है। धूर्त नेता सार्वजनिक हित या उचित साधनों की चिंता किए बिना हड़ताल, आंदोलनों, प्रदर्शन, दंगे, लंबे भाषण आदि द्वारा संसद की कार्यवाही में बाधा डालकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को उपहास की वस्तु बना देते हैं। फ्राइडरिच के अनुसार जहाँ हित तीव्र रूप से विभाजित हो रहे हैं, वहाँ इन समूहों ने शासन पर कब्जा करने तथा उसे क्रांतिकारी बनाने का इस ढंग से प्रयास किया है कि उनकी निजी विशेष आवश्यकताओं व धारणा को उपयुक्त बनाया जा सके। परंतु यदि प्रजातंत्र कायम रखना है तो समूह भी रखने होंगे। इनको नष्ट करने का अर्थ होगा प्रजातंत्र को नष्ट करना। समूह ऐसी भी भूमिका निभाते हैं जो सकारात्मक और रचनात्मक होती है। इन्हीं कारण उन्हें बने रहने तथा कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम है, अतः इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राणवायु कहा जा सकता है। आज स्थिति है कि दबाव समूह ने राजनीतिक व्यवस्था के अपरिहार्य तत्व की स्थिति प्राप्त कर ली है। लॉवेल के शब्दों में दबाव समूह अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसे ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटाएं अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। लॉवेल कहते हैं कि दबाव समूह अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसे ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटाएं अच्छे हैं या बुरे। इस संबंध में ड्राई वर्ग का मत संतोषजनक है कि दबावकारी समूह के बारे में दो बातें कही जा सकती है। यदि आप इससे सहमत हैं तो याद रखिए, इसका मान कीजिए तथा इसके समर्थन को स्वीकार कीजिए। यदि आप इससे असहमत हैं तो इनकी उपेक्षा करिए। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम उदारवाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।